प्यारे बच्चों, जीवन की एक सच्चाई है कि संघर्ष के समय कोई भी नज़दीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। यानी संघर्ष के समय आप अकेले होते हैं, आपका कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो सब लोग बिना बुलाए आपके पास आते हैं, आपका आदर सत्कार करने लगते हैं। इस संसार में अनेक ऐसे दिव्यांग लोग हुए हैं जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी इस कमी की वजह से हार नहीं मानी। बच्चों, दृढ़ विश्वास परम शक्ति है जिससे हम अपने भीतर प्रकाश भर सकते हैं और लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे कदम भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक दिव्यांग लोगों ने अपने उत्साह को बढ़ाते हुए संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की है। आज हम आपको उनके बारे में ही बढ़ाएंगे। एक लड़की तनया अपनी प्रिय सखी रेखा को पत्र लिख रही है। चलिए देखते हैं पत्र में वो क्या लिख रही है। प्रिय रेखा, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आज मैं तुम्हारे साथ एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिसे मैं कई दिनों से तुमसे साझा करना चाहती थी। साझा करना मीन्स शेयर करना। अब तनया रेखा को अपना वह अनुभव बताने जा रही है जिसने उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तनया आगे पत्र में अपने विद्यालय की बात लिखती है कि आज कक्षा में गणित की अध्यापिका ने 5 मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए थे। हमारी कक्षा में एक सबसे होशियार बच्चा है जिसका नाम है रोहन। उसने 15 मिनट में ही सारे मुश्किल सवाल हल कर दिए। कक्षा के सब बच्चे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि रोहन ने इतने मुश्किल सवाल 15 मिनट में कैसे कर लिए। इतने कम समय में यह कर पाना संभव तो नहीं है, पर उसने कैसे कर लिया। जब रोहन से पूछा गया कि तुमने इतने कम समय में इतने कठिन सवाल कैसे हल कर लिए, तो उसका उत्तर सुनकर सब हैरान हो गए। उसने सबको बताया कि उसका एक भाई है जो दिव्य चक्षु है। बच्चों, दिव्य चक्षु का अर्थ होता है जो देख नहीं पाता लेकिन अंदर की आंखों से सब कुछ समझ सकता है और देख भी सकता है। जो लोग बाहरी आंखों से देख नहीं सकते, वे चीज़ों को स्पर्श करके और सुनकर अच्छे से समझ पाते हैं। रोहन ने यह भी बताया कि उसका बड़ा भाई कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है। मैं उसके लिए सारे पाठ ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ता हूँ। ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा अभ्यास भी हो जाता है। पर जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ पर मैं अपने भाई की मदद से उस विषय को समझ लेता हूँ। रोहन की बात सुनकर हम सभी बच्चे हैरान हो गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई प्रज्ञा चक्षु छात्र शिक्षा के इन शिखरों तक पहुंच सकता है। वह सिर्फ बोल बोल कर पाठ पढ़ने से इतना होशियार हो सकता है। बच्चों, प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है बुद्धिमान। कक्षा में उपस्थित हम सभी बच्चों की बहुत जिज्ञासा थी कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इतने महान काम कैसे कर सकता है। तो हमारी जिज्ञासा को देखते हुए अध्यापिका ने दिव्यांग लोगों के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जो देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हार नहीं मानी। हमारी अध्यापिका ने यह भी बताया कि वो जो करना चाहते थे उन्होंने वह करके भी दिखाया, क्योंकि दृढ़ विश्वास ही वह परम शक्ति है जिससे हम अपने भीतर प्रकाश भर सकते हैं। हमारी अध्यापिका ने हमें लुई ब्रेल के बारे में बताया, जिनका जन्म फ्रांस के छोटे से गांव में हुआ था। 3 साल की उम्र में एक हादसे के दौरान उनकी आंखों की रोशनी नष्ट हो गई। परिवार में दुख का माहौल हो गया, क्योंकि ये घटना उस समय की है जब उपचार इतनी आसानी से नहीं होता था। बच्चों, कहा जाता है कि ईश्वर ने सभी को इस धरती पर किसी न किसी प्रयोजन के लिए भेजा है। देखो, लुई ब्रेल की जिंदगी से भी यही सत्य प्रकट होता है।
उनके बचपन के एक्सीडेंट के पीछे ईश्वर का एक खास मकसद छुपा था। 1825 में यानी 1825 में लुई ब्रेल ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक ऐसी लिपि का आविष्कार कर दिया जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। देखो बच्चों, लुई ब्रेल का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास से भरी ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसने हमेशा आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जिसने उनकी योग्यता को उनके जीवन काल में अनेक बार उपेक्षित किया। यानी वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पीछे धकेलने में भी कई लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी धुन के पक्के लुई ब्रेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक सन्यासी की तरह अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी निष्ठा से लगे रहे। देखो बच्चों, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छुपे होते हैं। यानी जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन समझ हमें देर से आता है। गणित, भूगोल और इतिहास विषयों में लुई ब्रेल बहुत ही प्रवीण थे। उन्होंने फ्रांस की सेना के कैप्टन से मुलाकात की और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग व सोनोग्राफी के बारे में उन्हें बताया। ये लिपि उभरी हुई तथा 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहीं से लुई ब्रेल को आइडिया मिला और उन्होंने इसमें संशोधन करके 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि का निर्माण कर दिया। प्रखर बुद्धिमान लुई ने इसमें सिर्फ अक्षरों या अंकों को ही नहीं बल्कि सभी चिन्हों को प्रदर्शित करने का प्रावधान भी किया था। अब देखो बच्चों, तनया अपनी सहेली रेखा को आगे पत्र में क्या लिखती है। वह पत्र में आगे लिखती है कि हमारी अध्यापिका ने संगीतज्ञ बीथोवन के बारे में भी बताया, जो स्वयं सुन नहीं सकते थे फिर भी सबसे मधुर संगीत की रचना करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अपनी रचनाओं के प्रकाशन, परफॉर्मेंस एवं आर्थिक सहायता से बीथोवन को अच्छी आय प्राप्त होने लगी। साथ ही साथ उनकी ख्याति भी बढ़ने लगी। लेकिन बच्चों, बीथोवन के जीवन में एक बहुत बुरा समय आया जब उनकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति घटने लगी, और एक ऐसा समय भी आया कि धीरे धीरे उन्हें सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसा कहा भी जाता है कि उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और श्रवण शक्ति ना होने के बावजूद भी संगीत की रचनाएं लिखी। बीथोवन ने अपने जीवन में अनेक मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने जीवन के हर पल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुश्किल हो या आसान, अपनी यादों को, अपनी भावनाओं को एक संगीत की रचना की शक्ल दी। इसके बाद हमारी अध्यापिका ने हेलन केलर के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। हेलन केलर एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता व व्याख्याता थी। वे प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी एक अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी। देखो बच्चों, उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ जो देखी और छुई नहीं जा सकती, वो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है। उनका जीवन विश्व में सबके लिए प्रेरणादायी है। हेलन की कहानी इच्छा शक्ति और आत्मबल की कहानी है। हेलन का जीवन ऐसे अनेक प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है जिन्हें समझने से हम अपने भीतर नई शक्ति और नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अपनी देखने और सुनने की शक्ति छिन जाने पर उन्होंने हार नहीं मानी। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। 1.5 वर्ष की आयु में बहुत बीमार होने की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। हेलन केलर की इस अवस्था से सब परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। देखने व सुनने की शक्ति के जाने के बाद भी हेलन केलर ने हार नहीं मानी और अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे सब चिंताओं को निर्मूल कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हेलन केलर का मानना था कि आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझता है,
किसी काबिल नहीं समझता वह अपना स्वयं का ही शत्रु होता है। हेलन केलर दृढ़ संकल्प के सहारे आगे बढ़ती गई और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। हेलन केलर का मानना था कि जब खुशियों का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम उस बंद दरवाजे को देखकर पछताते रहते हैं, जिससे नए खुले दरवाजे को देख नहीं पाते। यानी हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम घबरा जाते हैं और आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाते हैं, जबकि जीवन हर रोज़ हर दिन हमें एक नया मौका देता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, नई स्फूर्ति नई उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी देखने व सुनने की शक्ति छिन जाने के बाद हेलन केलर ने बोलना भी बंद कर दिया, मानो वो बोलना ही भूल गई हों। लेकिन बोलने की प्रबल इच्छा उन्हें बार बार अशांत कर देती थी। हेलन केलर बोलने की कोशिश करती थी और तरह तरह की आवाज़ें निकालती थी। ऐसा करते हुए वे अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होठों पर रखती थी, ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तन को वह महसूस कर सके। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी हेलन केलर बोल नहीं पाती थी तो उनका गुस्सा और तनाव बढ़ जाता था। वह बहुत परेशान हो जाती थी। एक दिन हेलन केलर अपनी अध्यापिका के साथ हॉरेस मान स्कूल की प्राचार्य सारा फुलर से मिलने गई। हेलन ने उनसे विनती की कि वह उन्हें पढ़ना और बोलना सिखा दें। सारा फुलर जी ने उनकी विनती स्वीकार की और यह जिम्मेदारी प्रसन्नता से उठा ली। जब सारा जी ने हेलन को बोलना सिखाना शुरू किया, तब उन्होंने बोलते हुए हेलन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा, ताकि वह होठों व जीभ की बनावट और उसमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। वह ये जान सके कि जब हम बोलते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सारा जी की नकल करते करते हेलन धीरे धीरे कुछ अक्षर बोलना सीखी और अभ्यास करते करते वह पूरे वाक्य बोलने लग गई। एक दिन ऐसा भाग्यशाली आया जब हेलन ने पहला वाक्य बोला तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे कठिन परिश्रम व अथक अभ्यास के द्वारा हेलन केलर बहुत अच्छी तरह बोलने लगी। हेलन को बोलता हुआ देखकर उनका पूरा परिवार और उनके मित्र सब बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अपनी यह खुशी हेलन केलर के लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थी। हेलन ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी स्वयं की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की सारी प्रकृति खुशनुमा हो गई हो। हेलन का मानना था कि यदि हम अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नज़र नहीं आएगी। जीवन में यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है तो नकारात्मकता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में हम प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल परिस्थिति में बदल सकते हैं और अपने जीवन में पूर्णता व संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। हेलन केलर जितनी आकर्षक और सुंदर बाहर से दिखती थी, उतनी ही दरियादिल और नेक इंसान अंदर से थी। बच्चों, अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहने वाली हेलन केलर का यह मानना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से भी बुरा होता है। यानी जिस व्यक्ति का उसके जीवन में कुछ भी लक्ष्य नहीं होता, ऐसा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति से भी गया गुजरा होता है। हेलन केलर का कहना था कि मैं जो खोज रहा हूँ वह बाहर नहीं है, वह मुझ में है। हर व्यक्ति गुणों की खान है। देर है तो सिर्फ खुद को पहचानने की। जो व्यक्ति खुद को पहचान कर कर्मशील रहता है, सफलता भी उसी का वरण करती है। हेलन केलर ने अपने गुणों का सदुपयोग करते हुए अनेक रचनाओं, भाषण आदि के माध्यम से नेत्रहीन लोगों के कई सवालों के जवाब दिए और उन्हें जागृत किया। शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर कई अनाथालयों
एवं संस्थानों का निर्माण करवाया। आपको बता दें कि हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जो दान की राशि का 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं करती थी। पत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हुए तनया रेखा को लिखती है कि हमारी अध्यापिका ने कहा कि हेलन का जीवन सबको प्रेरणा देता है कि अगर लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हो तो दृढ़ता, निष्ठा, निरंतर कोशिश और सच्ची लगन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पत्र समाप्त करते हुए तनया लिखती है कि यह सब सुनकर मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का नवीन उत्साह भर गया है। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी यह पढ़कर अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारी मित्र तनया।